जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपको अभी जो अपन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले लास्ट की जितनी भी वीडियो है उसका थोड़ा सा मैं सारांश बोल लूँगी। उसके बाद अपन आज की नई वीडियो पढ़ेंगे और नए जो भी टॉपिक है उसको पढ़ाऊँगी मैं। पिछली जितनी भी वीडियो है उसमें अपन ने सबसे पहले माहेश्वर सूत्र, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णक्रम, माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णक्रम, उसके बाद स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर, फिर सारे प्रकार के व्यंजन, स्पर्श वर्ण, अनुनासिक या जितने भी अंतस्थ वर्ण है सभी तरह के व्यंजन अपन ने पढ़े। उसके बाद अपन ने त्रिमुनि के बाद अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय, मात्राओं के आधार पर स्वर का वर्णन, ये सारे टॉपिक अभी तक अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। आपको मैं एक बात पहले कह देती हूँ कि आप जितना हो सके सारी वीडियो को रेगुलर देखते रहें, जिससे आपका क्रम बना रहेगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो एक भी वीडियो आपने ब्रेक किया तो आपको नेक्स्ट वीडियो से कुछ भी टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो जितना हो सके आप रोज़ रेगुलर वीडियो को व्यवस्थित पढ़ें। दूसरा ये, आज आपको मैंने यहाँ जो टॉपिक लिखा है महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली का मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी 4 वीडियो में अपन ने जो भी वर्ण परिचय का सारांश जितना भी है कि कौन से वर्णों को क्या क्या कहते हैं और अपर नाम और विशिष्ट व्यंजनों में कैसे चलते हैं, जैसे अनुनासिक वर्ण कौन से हैं या फिर अर्ध स्वर कौन से हैं, या फिर अपन ने अभी सब मौलिक रूप से जो जितनी भी चीज़ें थी वो पढ़ी। अब अपन उनको आराम से अपर नाम यानी दूसरे नाम से या उनको क्या क्या बोला जाता है या कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका डायरेक्ट आपको धातु प्रत्यय सीधा सीधा पूछ ले, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कौन से टॉपिक में पढ़ाऊँगी, महत्वपूर्ण शब्दावली। तो महत्वपूर्ण शब्दावली को मैं आप पहले से ध्यान रखिए। माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं, 9, व्यंजन 33, कुल वर्ण 42। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21-22 स्वर हैं, 42 व्यंजन हैं और 63 आपके कुल वर्ण हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। ये आपका हर टॉपिक से एक सारांश है जिसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है। जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले कि संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय, ये आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, लेकिन अभी फिर से इसलिए लिख रहे हैं कि अपन सारे टॉपिक का सारांश महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय, इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। मूल धातु कौन सी है इसमें, डुक्रीय, जिसमें इत संज्ञा होने के बाद क्या शेष रहता है, क्री। और कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय। अब त प्रत्यय तीनों लिंग में चलता है, तो संस्कृत, संस्कृता और संस्कृतम। आपको कैसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि संस्कृता में कौन सा प्रत्यय है, संस्कृतम में कौन सा प्रत्यय या संस्कृत में कौन सा प्रत्यय। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि संस्कृतम में कौन सा प्रत्यय। तो जैसे ही डायरेक्ट कृतम आता है आपको डायरेक्ट आइडिया लगाना हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, त, क्योंकि त प्रत्यय तीनों लिंग में चलता है। तो ऐसे नहीं है कि संस्कृत आ गया तो हमारा ध्यान वहीं पर रहे। संस्कृत, संस्कृता और संस्कृतम तीनों में आपको प्रत्यय कौन सा लिखना है, त। टा प्रत्यय प्रयोग हुआ या कोई सा भी प्रत्यय हुआ नपुंसकलिंग, लेकिन अपने को मूल प्रत्यय इसमें कौन सा बताना है, त प्रत्यय। ऑप्शन में आपको यही दिखेगा। तो संस्कृत, संस्कृता और संस्कृतम तीनों शब्दों में कैसे भी आए, सम उपसर्ग, डुक्रीय धातु, मूल धातु यही रहेगी। अगर ये ना आती तो ये आएगी, और दोनों साथ में आती तब भी आप किसको राइट करेंगे, डुक्रीय। और प्रत्यय कौन सा है, त प्रत्यय। व्याकरण, अब ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि व्याकरणम शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताएं, या व्याकरणम शब्द में कितने उपसर्ग हैं। तो आपको सीधा पता करना है, सबसे पहले वी, फिर आंग, जिसका शेष क्या रहता है, अंग की इत संज्ञा हो जाती है, आ शेष रहता है। वापिस इसमें भी मूल धातु वही है, डुक्रीय, जिसमें शेष क्या रहता है, क्री, लेकिन प्रत्यय चेंज हो जाएगा। प्रत्यय आपका होगा ल्युट प्रत्यय।
कौन सा है? वी। यहाँ से आपको ऐसे समझना है, वी, यहाँ यण संधि हो रही है। फिर आकरणम, पहला टुकड़ा ये होगा और इसकी संधि पूछे तो आप कौन सी संधि बताएंगे इसमें? यण संधि। फिर वी उपसर्ग हो गया, उसके बाद कौन सा उपसर्ग है? आ, और पीछे करणम यानी क्री धातु और ल्युट प्रत्यय। तो इसमें कितने उपसर्ग आते हैं? 2 उपसर्ग। तो आपका सीधा ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि व्याकरणम शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? वी उपसर्ग और आ उपसर्ग। आ उपसर्ग ना लिखे हुए हैं, आंग उपसर्ग लिखा हुआ है तो भी आपको समझना है। उसके बाद धातु कौन सी है? तो डुक्रिय, डुक्रिय ना होगी तो क्री, और प्रत्यय कौन सा है? ल्युट प्रत्यय। अब जैसे आपका संस्कृत शब्द बना है वैसे ही संस्कार शब्द पढ़े हैं अपन। ये शब्द तो आपको आराम से आए दिन अपनी ज़िंदगी में पता होते हैं, संस्कार या संस्कृति या फिर संस्कृत शब्द। तो इनमें का प्रकृति प्रत्यय तो सेम वापिस उपसर्ग वही होगा, सम उपसर्ग, डुक्रिय या क्री धातु, लेकिन इसमें प्रत्यय चेंज हो जाएगा, प्रत्यय होगा घय प्रत्यय। संस्कृति वापिस सम उपसर्ग, डुक्रिय धातु, लेकिन प्रत्यय चेंज हो जाएगा, 3 प्रत्यय। तो अभी तक आपने जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली में पढ़े, पहले संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय, फिर व्याकरणम शब्द का प्रकृति प्रत्यय, उसके बाद संस्कार और संस्कृति। विसर्ग, जैसे आप संधि पढ़ेंगे और विसर्ग का चिन्ह भी पढ़ा है आपने, संख्या में कितने होते हैं? ये 1। और विसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग, श्रिज धातु और गए प्रत्यय। और विसर्ग ना आके क्या आ गया? उपसर्ग। आपके ये टॉपिक के नाम हैं, तो अब क्या चेंज हुआ? खाली इसमें उपसर्ग यानी उप चेंज हुआ है, इधर वी है इधर उप। तो आप इससे समझ सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है? उप, धातु वही श्रिज धातु, और प्रत्यय कौन सा होगा? गए प्रत्यय। कारक, क्री वही डुक्रिय धातु, नहुल प्रत्यय जिसको उणहुल बोलते हैं, आप चाहे जैसा उच्चारण रखें सिर्फ समझ में आना चाहिए। प्रकरणम, प्र उपसर्ग, तो आपके डुक्री और क्री धातु वाले उदाहरण आपके सबसे अधिक रहते हैं, और ल्युट प्रत्यय। तो आप इसको अच्छे से समझें, महत्वपूर्ण शब्दावली जो अपन पढ़ रहे हैं। देखें इसे ध्यान से। महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले आपने पढ़ा संस्कृत, संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय, फिर व्याकरणम, व्याकरण के आधार पर इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो प्रत्यय और इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, फिर संस्कार, संस्कृति, विसर्ग, उपसर्ग, कारक और प्रकरणम। अब इस प्रकरणम शब्द को समझ लें।
आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, संस्कृत में जैसे इंग्लिश में अपन टॉपिक कह देते हैं, हिंदी में कोई अध्याय कह देते हैं, संस्कृत में वही चीज़ क्या कहलाती है? प्रकरणम। यानी जितने भी टॉपिक हैं उसको संस्कृत में अपन क्या बोलेंगे? प्रकरणम। तो सीधे सभी टॉपिक के पीछे जैसे आएगा संधि प्रकरणम, कारक प्रकरणम, तो ये प्रकरणम शब्द तो नॉर्मल है आपके लिए, सामान्य, बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्र, धातु वही है और प्रत्यय कौन सा है? ल्युट। तो अभी तक जितने भी उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, खाली इन तीन को छोड़कर, उपसर्ग और विसर्ग को छोड़कर बाकी सभी शब्दों में ध्यान से देखें तो कौन सी धातु है? डुकरी है। चाहे संस्कृत, संस्कृता, संस्कृतम, व्याकरणम, संस्कार, संस्कृत, कारक या प्रकरणम। तो आपको ध्यान रखना, इसलिए धातु इतनी इंपॉर्टेंट रहती है कि आपके जितने भी शब्द लगभग जो सामान्य व्यवहार में चलते हैं उन सभी में कौन सी धातु आ रही है? डुकरी। और प्रत्यय कौन सा है? ल्युट। इसको अच्छे से लिख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इधर लिख देती हूँ ये वापस, डुकरी। अब नेक्स्ट अपन कौन से स्वर को क्या क्या नाम से बुलाते हैं वो अपन पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले आ रहे हैं, आपने जो स्वर पढ़े थे, स्वर कौन से थे? एक तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार अपन ने स्वर पढ़े थे 9, और पाणिनि शिक्षा के अनुसार पढ़े थे अपन ने 21 और 22। 21 और 22 में अपन ने ऋस्व स्वर को लिखा था, और ऋस्व स्वर कितने बताए थे मैंने? 5। सेम कंडीशन माहेश्वर सूत्र में भी ऋस्व स्वर आपको कहे तो ऋस्व स्वर उसमें भी कितने हैं? 5। तो ये पांचों ऋस्व स्वर को क्या नाम से बुलाते हैं? ये ऋस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और मौलिक स्वर भी कहते हैं। संख्या में ये कितने हैं? 5। और 5 कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री और ली। ध्यान से सुनना वापिस, ऋस्व स्वर को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर या मौलिक स्वर संख्या में कितने हैं? ये 5। और पांचों स्वर कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री और ली। ऋस्व स्वर चाहे आप माहेश्वर सूत्र पढ़ें, चाहे आप पाणिनि शिक्षा यानी पाणिनि शिक्षा कहें या माहेश्वर सूत्र, दोनों में ऋस्व स्वर वही हैं जो अभी यहाँ लिखे हैं अपन ने। संख्या में दोनों में कितने हैं? 5। ऋस्व स्वर, मूल स्वर, मौलिक स्वर, संख्या में 5, और कौन से वो आगे लिखे। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? 8। कौन कौन से थे वो आपको बताए थे, वापिस लिख लेती हूँ यहाँ पर। ये आपके हो गए दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वरों में भी वापस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। दीर्घ स्वर तो संख्या में कितने हैं? 8। ऋस्व स्वर कितने हैं? 5। अब ये दीर्घ स्वर माहेश्वर सूत्र के अनुसार नहीं है। माहेश्वर सूत्र में तो मूल रूप से कितने बता रखे हैं? खाली 4। वो कौन से हैं? ए, ओ, ऐ और औ। और पाणिनीय शिक्षा में ये 8 ही लिख रखे हैं। वापिस ध्यान से सुनना, पाणिनीय शिक्षा में दीर्घ स्वर कितने बता रखे हैं? 8। लेकिन ये ही माहेश्वर सूत्र में यदि पढ़े अपन तो पूरे माहेश्वर सूत्र को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा माहेश्वर सूत्र में दीर्घ स्वर कितने दे रखे हैं? खाली 4। चारों कौन से हैं? ए, ओ, ऐ और औ। ऋस्व स्वर 5 जो पाणिनि शिक्षा और माहेश्वर सूत्र में एक जैसे हैं।
दीर्घ स्वर कितने हैं 8, लेकिन आठों को इस तरह से लिखा है, उसमें से पाणिनि शिक्षा में 8 है, लेकिन माहेश्वर सूत्र में कितने हैं 4। उसके बाद सामने लिखे हैं संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर या संधि स्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। संयुक्त स्वर चाहे मिश्रित स्वर या संधि स्वर, संयुक्त स्वर को ही मिश्रित स्वर कहते हैं, मिश्रित स्वर को ही संधि स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कितने हैं तो 4। कौन कौन से? ए, ओ, ऐ और औ। ऋस्व स्वर कितने हैं 5, दीर्घ स्वर 8। अब संयुक्त स्वर, अब संयुक्त स्वर को ध्यान से सुनना। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर को ही मिश्रित स्वर कहते हैं, मिश्रित स्वर को ही संधि स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कितने हैं 4। दीर्घ स्वर तो कितने हैं 8, ऋस्व स्वर 5, लेकिन संयुक्त मिश्रित स्वर या संधि स्वर कितने हैं 4। कौन कौन से? ए, ओ, ऐ और औ। अब ये ए, ओ, ऐ और औ क्यों कहलाते हैं संधि स्वर या संयुक्त स्वर? क्योंकि ए किससे मिलके बनता है? अ और ई से। ओ किससे मिलके बनता है? अ और ऊ से। ऐ किससे मिलके बनता है? अ और ए से। औ किससे मिलके बनता है? अ और ओ से। तो जब इनके बीच में कोई संधि हो रही है, संधि आप जब पढ़ेंगे विस्तार से तब समझाएंगे आपको पुनः, लेकिन इनके बीच में संधि हो रही है इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। तो संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर या संधीय स्वर, ये संख्या में कितने हैं तो 4। चारों कौन से हैं? ए, ओ, ऐ और औ। उसके बाद लिखे हैं रक्त संज्ञक वर्ण। अब यहाँ आपके दिमाग में आएगा रक्त संज्ञक वर्ण कौन से हैं? ये रक्त संज्ञक कहते हैं, लेकिन रक्त संज्ञक वर्ण को ही वर्तमान में क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण आते हैं तो दिमाग में आपका फटाफट चल जाएगा, अरे यार अनुनासिक वर्ण तो कौन से हैं, हमने पढ़े हैं। लेकिन अनुनासिक वर्ण को ही क्या कहते हैं? रक्त संज्ञक वर्ण। तो यहाँ आप ध्यान दें वापिस, रक्त संज्ञक वर्ण को ही क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। और अनुनासिक वर्ण संख्या में कितने हैं तो 5। और कौन से हैं तो सभी वर्गों के पंचम वर्ण। अब इसको मैंने अपने हिसाब से लिख लिया, आप चाहे जैसे सभी वर्गों के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो रक्त संज्ञक वर्ण को ही क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। संख्या में कितने हैं? 5। और इसको आप कैसे समझ सकते हैं? सभी वर्गों के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण। और अनुनासिक वर्ण को ही क्या कहेंगे? रक्त संज्ञक वर्ण। उसके बाद लिखे हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण को ही क्या कहते हैं? उदित वर्ण या फिर वर्गीय वर्ण। तो यहाँ आप ध्यान दें पुनः, स्पर्श वर्ण आपने लास्ट क्लास में वीडियो में पढ़े थे। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? क से लेकर म तक, जिसका मैंने आराम से सूत्र बताया था। कादयो मावसानः, क से लेकर म तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण को ही क्या कहते हैं? उदित वर्ण या वर्गीय वर्ण। संख्या में ये कितने हैं? 25। कौन से हैं तो? क से लेकर म तक के। तो स्पर्श वर्ण को ही उदित वर्ण या वर्गीय वर्ण। अब इनको इस तरह से भी बताते हैं, कु, चू, टू, तू और पू। इन्हीं को स्पर्श वर्ण को उदित वर्ण भी कहते हैं, वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। संख्या में कितने हैं? 25। कौन कौन से? क से लेकर म तक के, जिनको कु, चू, टू, तू और पू, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब आपके सामने लिखे हैं अयोगवाह वर्ण।
अयोगवाह वर्ण संख्या में कितने हैं तो 4। अब यहाँ सुनिए, अयोगवाह वर्ण यानी योगवाह नहीं है। अब योगवाह क्या नहीं है तो इसको समझे कि जिन वर्णों का माहेश्वर सूत्र में वर्णन नहीं है, वापस ध्यान से सुने, जिन वर्णों का माहेश्वर सूत्र में वर्णन नहीं है वे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण। ये संख्या में कितने हैं तो कितने हैं 4। अब 4 कौन से हैं तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको जब पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन क्रम पढ़ाया था तो उसमें बताए थे अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपपदमानीय। ये पाणिनि शिक्षा में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आप वीडियो ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, आपको ये शब्द अगर नए लग रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो बार बार हर चीज़ आपको बताई जा रही है, ध्यान से समझा रही हूँ, उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसमें आपकी ही लापरवाही है। तो मैं इसलिए ध्यान से आपको बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो आपको वो क्लास जैसा आनंद आएगा कि हाँ हमारी रोज जैसी क्लास चल रही है और आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज इस तरह से टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप समझें और फिर उसको पढ़ें। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपपदमानीय। अनुस्वार संख्या में 1 है लेकिन वर्ण 2 आएंगे, न या म, जिसका चिन्ह मैंने आपको इस तरह से बताया था। विसर्ग ये संख्या में 1 होते हैं। जिह्वामूलीय आपको इस पर पहले बताया था क या ख, जिनके आगे क्या होने चाहिए, अर्ध विसर्ग। फिर उपपदमानी ये भी संख्या में 1 है, प या फ, जिनके आगे क्या होने चाहिए, अर्ध विसर्ग। तो अयोगवाह वर्ण संख्या में तो कितने हैं 4, और चारों में से चारों को कौन कौन से हैं तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय या उपपदमानीय। फिर अब मेन चीज आपको यहाँ समझनी है पराश्रित वर्ण, कि पराश्रित वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण को ही क्या कहते हैं, पराश्रित वर्ण। वापिस ध्यान से सुनना, अयोगवाह वर्ण को ही क्या कहते हैं, पराश्रित वर्ण। यानी अयोगवाह का ही दूसरा नाम क्या है, पराश्रित वर्ण। तो अयोगवाह 4 हैं तो पराश्रित भी कितने हुए फिर 4, और कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपपदमानीय। अब ये पराश्रित वर्ण पुनः 2 प्रकार के हैं, वापिस ध्यान से सुनना। अयोगवाह को क्या कहते हैं, पराश्रित वर्ण। पराश्रित वर्ण पुनः कितने प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्वराश्रित और व्यंजनाश्रित, यानी स्वर पर आश्रित होने वाले और व्यंजन पर आश्रित होने वाले। तो अब आप देखो अयोगवाह तो कितने हैं 4, और अयोगवाह को क्या कहते हैं, पराश्रित। अब इसमें से पराश्रित में से 2 स्वराश्रित तो कितने हैं 2, और व्यंजनाश्रित भी कितने हैं 2। तो जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों आपके होंगे स्वराश्रित। यानी पराश्रित वर्ण तो हैं लेकिन किस पर आश्रित हैं, ये स्वराश्रित पर। और अयोगवाह में 2 हो गए, फिर जिह्वामूलीय और उपपदमानीय। ये दोनों हो गए व्यंजनाश्रित। वापस ध्यान से सुनना, अयोगवाह वर्ण को ही क्या कहते हैं, पराश्रित वर्ण। संख्या में कितने हैं तो 4। कौन कौन से हैं तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपपदमानीय। फिर पराश्रित वर्ण को पुनः कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन से, स्वराश्रित और व्यंजनाश्रित। स्वराश्रित वर्ण कितने हैं 2, व्यंजनाश्रित वर्ण भी कितने हैं 2। तो कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग किस पर आधारित हो गए, स्वराश्रित, और जिह्वामूलीय और उपपदमानीय किस पर हो गए, व्यंजनाश्रित। और इन सभी को मिलकर अपन क्या कहते हैं, पराश्रित या अयोगवाह वर्ण।
ध्यान से पुनः देखें इसको, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। अब आपके सामने लिखा है यादी वर्ण, य आदि वर्ण। अब आपके कहीं कहीं एग्जाम में क्या होता है, एकदम प्रश्न बन जाए कि यादी वर्ण कौन से हैं, तो यादी वर्ण कौन से हैं, तो संख्या तो मैंने कितनी लिखी है इसमें 8। अब यादी वर्ण कौन से हैं, तो अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं 4, और ऊष्म वर्ण भी कितने हैं 4। अंतस्थ आपको पढ़ाए थे कौन से हैं, अभी दिमाग में य र ल व मत चलाना, य व र और ल। और ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो तीनों प्रकार के श, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यादी वर्ण कौन से हैं, संख्या में तो कितने हुए 8, कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण के 4 और ऊष्म वर्ण के 4, दोनों को जोड़ के कितने हो गए 8। ये क्या कहलाते हैं, यादी वर्ण। तो यादी वर्ण यानी अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण को ही जोड़ के क्या कहेंगे अपन, यादी वर्ण। उसके बाद मैंने आपके यहाँ सामने एक शब्द और लिखा है अर्धस्वर। अब अर्धस्वर कौन से हैं, तो वापस ध्यान से समझना है, जो अंतस्थ वर्ण है, कौन से वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण को ही क्या कहते हैं अपन, अर्धस्वर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो जो आप अंतस्थ वर्ण पढ़ते हो वही आपके क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर। फिर आपके सामने यहाँ एक लाइन लिखी है यवला द्विधा, कि यवल, य व और ल, ये पूरे अंतस्थ वर्ण नहीं है, खाली क्या लिखे हैं य व ल, यवला द्विधा। तो जिसके पीछे इसे धा लिखा होता है यानी प्रकार हो जाता है। तो यवला कितने प्रकार के हैं, तो कितने हैं 2 प्रकार के। कौन से हैं ये यवल हैं, ये कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, अनुनासिक और अननुनासिक। अननुनासिक को अपन और किस नाम से बुलाते हैं, निरानुनासिक। अनुनासिक में ये इस तरह से लिखवाएंगे, और अननुनासिक में इस तरह से। तो यवल कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक में इस तरह से लिखेंगे और अनुनासिक में इस तरह से लिखेंगे, और अनुनासिक को ही क्या कहते हैं, निरानुनासिक। फिर संयुक्त व्यंजन, ये भी संख्या में कितने होते हैं 4। कौन कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ और श। श मिलके किससे मिलकर बनता है, क और क्ष से। अब यहाँ स्वर है इसलिए पीछे अपन स्वर हो, क्योंकि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, बिना स्वर के ये प्रयोग नहीं होते हैं। तो यहाँ अ अपन इस पूरे क्ष लिख रहे हैं इसलिए अ लिख रहे हैं साथ में। त्र किससे मिलके बनता है, त और र से। अब इसमें जो स्वर जुड़ेगा वैसे उसका स्वर पीछे आ जाएगा। अगर क्षी होगा, त्री होगा तो ई की मात्रा हो जाएगी। फिर ज्ञ किससे मिलके बनता है, ज और य से। क्ष किससे मिलके बनता है, श और र से।
अब अपन ने जितने भी प्रकार के व्यंजन पढ़े हैं या जितने भी प्रकार के स्वर पढ़े हैं उसको पूरा वापस अच्छे से समझना। तो अपन इस पूरे टॉपिक को किस नाम से दे रहे हैं? महत्वपूर्ण शब्दावली। उल्टे क्रम से समझते जाते हैं वापस। क्या लिखा है मैंने यहाँ? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। किससे मिलके बनते हैं? तो क और श से, त और र से, ज और य, श और र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद क्या पढ़ा है आपको? यवला द्विधा। यवला यानी यवल कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से? यवल को पहले लिखा है य, व और ल। ये कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक में इस तरह से लिखेंगे और अननुनासिक में इस तरह से लिखे जाएंगे। फिर अर्धस्वर, तो अंतस्थ वर्ण को ही क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो य, व, र और ल। वापस ध्यान से सुनना, यवला और अर्धस्वर। यवला में य, व, ल आएंगे, लेकिन अर्धस्वर में पूरे ही क्या आते हैं? अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण संख्या में कितने हैं? तो 4। और कौन कौन से हैं? तो य, व, र, ल। फिर एक लिखा शब्द यादि वर्ण। यादि वर्ण संख्या में कितने हैं? 8। अब 8 कौन से? 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म वर्ण, दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 8। य, व, र, ल और तीनों प्रकार के श और ह, ये मिलके क्या कहलाते हैं? यादि वर्ण। फिर देखें अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन से? जिनका माहेश्वर सूत्र में वर्णन नहीं किया गया है। ये संख्या में कितने हैं? 4। अयोगवाह को ही क्या कहते हैं? पराश्रित वर्ण। पहले अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो 4। अयोगवाह को क्या बोलते हैं? पराश्रित वर्ण। कौन कौन से हैं? तो अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपपदमानीय। फिर वापिस पराश्रित वर्ण पुनः कितने प्रकार के हैं? तो स्वराश्रित और व्यंजनाश्रित। यानी पराश्रित वर्ण को 2 भागों में बांटेंगे, स्वर पर आश्रित होने वाले और व्यंजन पर आश्रित होने वाले। स्वर पर आश्रित होने वाले कितने हैं? 2। और व्यंजन पर आश्रित होने वाले कितने हैं? 2। तो जो चारों अपने अयोगवाह है, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपपदमानीय, उसमें से अनुस्वार और विसर्ग किस पर आश्रित हैं? स्वर पर आश्रित। जीवामूली और उपपदमानी किस पर आश्रित है? व्यंजन पर। और इन चारों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? पराश्रित या अयोगवाह वर्ण। फिर देखें कौन से वर्ण लिखे हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण संख्या में कितने हैं? तो 25। कौन से हैं? क से लेकर म तक। अब स्पर्श वर्ण को किन किन नामों से बुलाते हैं? तो स्पर्श वर्ण को उदित वर्ण भी कहते हैं और वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। इनका एक सूत्र भी बताया था, कादयो मावसानः। क से लेकर म तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्ण को उदित वर्ण या वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण में आपको 5 ही वर्ग लिख दिए हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। फिर आते हैं रक्त संज्ञक वर्ण। रक्त संज्ञक वर्ण को ही क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। यानी जो नासिका से, मुख और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। संख्या में कितने हैं? तो 5। सभी वर्गों के पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक को ही क्या कहेंगे अपन? रक्त संज्ञक वर्ण। उसके बाद अपन ने पढ़े थे ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर क्या कहते हैं? मूल स्वर या मौलिक स्वर। संख्या में कितने हैं? तो 5। 5 ही स्वर लिख दिए। दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 8। ये 8 ही स्वर लिखे हैं। फिर आपके सामने लिखे संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर या संधि स्वर। तो आपको इसको ध्यान रखना है, संधि अक्षराणी यानी संधि अक्षर कितने हैं? इसमें यण संधि है। अगर डायरेक्ट पूछा तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, संधि अक्षराणी यानी संधि अक्षराणी। तो इनमें कौन संधि तो कौन सी है? यण संधि। तो ये संख्या में कितने हैं? तो 4। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ और औ। किससे मिलके बनते हैं? अ और ई से ए, अ और उ से ओ, अ और ए से ऐ, अ और ओ से औ। तो संधि अक्षर या मिश्रित वर्ण या संयुक्त स्वर। मिश्रित वर्ण कहे या मिश्रित स्वर कहे, मिश्रित संयुक्त स्वर कहे या संयुक्त वर्ण कहे, संधि स्वर कहे या संधि। अब संयुक्त में थोड़ा सा ध्यान रखना है,
संयुक्त वर्ण में यदि स्वर पूछे तो ये आंसर देना है और व्यंजन पूछे तो पहले वाले क्ष, त्र और ज्ञ। वापिस यहाँ बता देती हूँ मैं, संयुक्त स्वर तो ये हो गए और संयुक्त व्यंजन ये भी संख्या में कितने हैं? 4। और कौन से हैं? तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ध्यान से देखना, संयुक्त स्वर कहे तो ये लिखने हैं, संयुक्त व्यंजन कहे तो ये लिखने हैं, और संधि अक्षर कहे तो ये, फिर दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। और फिर अपन ने इसके बाद क्या पढ़े थे इससे पहले? संस्कृत, संस्कृता और संस्कृत का प्रकृति प्रत्यय। व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं और उसके प्रकृति प्रत्यय? संस्कार, संस्कृति, विसर्ग, उपसर्ग, कारक और प्रकरण। तो यहाँ सीधा सीधा आपको सभी जितने भी टॉपिक से जो सारांश बनता है या जितने भी वर्ण परिचय जो सारांश बनता है वो एक बार आपको यहाँ बताया है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। फिर से मैंने रिपीट कर लिया है, तो कौन कौन से वर्ण परिचय हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ण परिचय वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाता है, जिसमें अपन ने माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए, पाणिनि शिक्षा पढ़ ली, उसके बाद अपन ने महत्वपूर्ण शब्दावली के द्वारा कौन से शब्दों को क्या क्या कहते हैं वो अपन ने सारा। अब आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आज का विशेष आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो मैंने जितनी भी बातें बोली, अगर आपने उनको ध्यान से सुना है तो आप इनके सारे उत्तर आराम से दे पाओगे। आपको वीडियो देखने की फटाफट देखा और तुरंत उसके आंसर आप दे सकते हो। अगर आपने वीडियो ढंग से नहीं देखी है तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है शांति से पूरी वीडियो पढ़ें, क्योंकि मैंने पूरे टॉपिक को फिर से रिपीट किया है, और रिपीट करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले क्या दिया है? संधि अक्षराणि कतिविधा भवति, संधि अक्षर कितने होते हैं? रक्त संज्ञक वर्णाः भवन्ति, रक्त संज्ञक वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण भवति, अयोगवाह वर्ण कितने हैं ये संख्या आपको बताई थी। फिर स्वराश्रित वर्ण, वापस ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा था अयोगवाह का वर्ण को ही क्या कहते हैं? पराश्रित। और पराश्रित को कितने भागों में बांटा जाता है? 2। कौन से? स्वराश्रित और पराश्रित। फिर स्वराश्रित कौन से? आपको उसका आंसर देना है, पूरे पराश्रित या अयोगवाह वर्ण का आंसर नहीं देना है। और एक क्वेश्चन वापस मैंने यहाँ दिया है, स्वर होते हैं, तो स्वर कितने हैं वो आंसर आपको, ये नहीं है कि स्वर कितने टाइप से हैं, सामान्यतः स्वर कितने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। मैंने कितने हिसाब से पाणिनि शिक्षा, लौकिक संस्कृत, सामान्य संस्कृत, भाषा विज्ञान या वैदिक संस्कृत, मात्राओं के आधार पर, सभी के आधार पर स्वर पढ़ा है। लेकिन मैंने यहाँ प्रश्न क्या दिया है? स्वरा भवन्ति, स्वर होते हैं, तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर देना है। तो वीडियो आपको ध्यान से देखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और लास्ट से पहले जो वीडियो है उसमें भी आपने इतने, अगर ढंग से आप प्रश्नों के उत्तर दोगे तो और अच्छा पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा। आप खुद लापरवाही करोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस कैसे होगी किसी भी क्वेश्चन की। तो अब भी ध्यान रखना, और अभी भी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा, तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।